नमस्कार और आप सबको आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कसम देना चाहता हूं और वो ये है कि यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं, यदि आप हमारे भारतवर्ष से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को कसम खाइए कि आखिर तक देखेंगे। मैंने न किसी पहले वीडियो में बात कही थी और ना शायद कभी कहूंगा, लेकिन आज एक खास वजह है क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना दिल उंडेल के रख दिया है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और वो बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आजादी से जुड़ी है, आजादी की कीमत से जुड़ी है, देशभक्ति से जुड़ी है। तो बात शुरू करने से पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं देशभक्ति का और एक कविता सुनते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा। देखिए कवि ने किस तरह से एक फूल को मीडियम बनाकर, एक फूल को माध्यम बनाकर देशभक्ति से ओतप्रोत बात कही है। कविता यूं है कि फूल कहता है, पुष्प कहता है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। देखिए कवि ने कितनी चतुराई से एक फूल के माध्यम से देशभक्ति की भावना को उजागर किया है, जिसमें पुष्प ये कहता है, फूल ये कहता है कि मुझे किसी के श्रृंगार का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे किसी बड़े आदमी, किसी सम्राट के शव पर नहीं चढ़ना है, मुझे किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति के ऊपर नहीं चढ़ना है। मेरी तो बस इतनी सी अभिलाषा है माली कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, उस जमीन पर फेंक देना जहां पर मेरे ऊपर से चलकर मेरे देश पर कुर्बान होने वाले सिपाही जाते हैं। तो आइए देशभक्ति के इस वातावरण में, चारों तरफ आज हर्षोल्लास का वातावरण है। आज 15 अगस्त है, आज हमारे भारतवर्ष की आजादी को 75 साल हो गए हैं, तो उसकी खुशी में वैसे ही देशभक्ति का माहौल है। तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी से मैं हूं, जिस जनरेशन से मैं हूं, हम लोग आजादी से पहले तो पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि हमसे पहली वाली 2 पीढ़ियां, यानी हमारे पिताजी, हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर, हमारी दादा की पीढ़ी आजादी से पहले इस देश में थी और उन्होंने वो सब महसूस किया है जो उस गुलाम देश में हमारे बाकी भारतवासी महसूस करते थे। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारा जो लालन पालन हुआ है बचपन से, हम बड़े हुए हैं उन किस्से कहानियों को सुनकर। देशभक्ति से ओतप्रोत हमारा जीवन था बचपन। बहुत सारे कहानियां हम सुनते थे अपने बड़ों से कि किस तरह से घुटन महसूस होती थी, किस तरह से गुलामी की हवा में सांस लेना दूभर हो जाता था 1947 से पहले, किस तरह से गुलामी की बेड़ियां, गुलामी की जंजीर काटने के लिए हमारे देशवासी, हमारे भारतवासी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहते थे। तो उन कहानियों को सुन के हम बड़े हुए हैं और हमारे अंदर, हमारे मानस पटल पर जो इंप्रेशनेबल माइंड होता है छोटे बच्चे का, उस पे उन कहानियों ने बहुत अमिट छाप छोड़ी। बाद में बड़े होने पर मैंने इतिहास का गहन अध्ययन किया। आज मेरे घर में भी बहुत इतिहास की मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन वो बहुत बाद में हुआ। तो आज बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां, देशभक्ति की बहुत सारी चीजें मेरे हृदय में कुलबुला रही हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी है। अगर बोलने लगा, बताने लगा तो सारा दिन बीत जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको यह बताता हूं कि एक बच्चे के मन में देशभक्ति के प्रति क्या भावना थी, देश के प्रति क्या भावना थी, और वो बच्चा था मैं। तो एक बाल सुलभ हृदय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देशभक्ति क्या है, आजादी की कीमत इस देश ने क्या चुकाई है। मैंने जब होश संभाला इस दुनिया में तो मेरी पहली पहली यादें इस दुनिया की लखनऊ की हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां की हैं। मेरे फादर, मेरे पिताजी वहां पोस्टेड थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, और हम लोग जिस जगह रहते थे उस सड़क का नाम था हैवलॉक रोड। उसका नाम तो सरोजिनी नायडू मार्ग था, लेकिन पहले उसका नाम अंग्रेजों के जमाने से हैवलॉक रोड कहा जाता था। तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, अक्सर लोग कहते थे कि हम हैवलॉक रोड पे रहते हैं, तो मैं अपने फादर से पूछा करता था, पापा ये हैवलॉक क्या चीज है? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, हैवलॉक एक इंसान थे, वो एक अवध नाम की एक जगह होती थी जो आज भी है। अवध एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उस समय उत्तर प्रदेश में, जिसके गवर्नर सर हेनरी हैवलॉक हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा हैवलॉक गवर्नर होते थे उस जमाने में, बहुत पहले जमाने में, तो उनके नाम पे सड़क का नाम रखा गया। तो मैं थोड़ा कुछ महीने और बड़ा हुआ, थोड़ी सी समझ आई। मैंने कहा अच्छा, हैवलॉक ने ऐसी कौन सी बात की थी कि उनके नाम पे सड़क रख दी गई पूरी? तो मेरे फादर ने बताया कि देखो, हैवलॉक के प्रति अंग्रेज सरकार बहुत कृतज्ञ थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार को यह लगता था कि सर हेनरी हैवलॉक ने बहुत बड़ा काम किया है अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में मजबूत करने के लिए।
थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता लगा कि 1857 में 1857 में जिसे अंग्रेज लोग सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, बगावत कहते हैं, और जिसे हम भारतवासी भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, वो हुआ। और लखनऊ में वो संग्राम काफी एक्टिव था। लखनऊ में रेजिडेंसी में अगर आप जाएं तो गोलियों के निशान आज भी मिलते हैं। 1857 के बहुत किस्से हैं लखनऊ के, तो ये किस्से तो मुझे बाद में पता लगे, लेकिन एक बच्चे को जो उनके फादर बता रहे थे वो ये थे कि 1857 में ऐसे ऐसे लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने इकट्ठे होके आवाज बुलंद की और अंग्रेज साम्राज्य हिल गया था उस समय। तो जो हेनरी हैवलॉक थे वो कप्तान थे एक टुकड़ी के, और उन्होंने कानपुर, जो कि हमारे वीर सिपाहियों के कब्जे में जा चुका था, कानपुर को छुड़ाया। कानपुर बोलते थे, कानपुर को छुड़ाया उन्होंने, दोबारा कब्जा किया और फिर लखनऊ की तरफ कूच किया, अवध प्रांत के गांवों से गुजरते हुए। और उनकी छोटी टुकड़ी थी, लेकिन फिर भी चूंकि लड़ाई में उनको महारत हासिल थी तो उन्होंने बहुत सारे हमारे वीर सिपाहियों को हराते हुए लखनऊ पर कब्जा कर लिया। हालांकि उनका कब्जा बहुत दिनों तक नहीं टिका और दोबारा से हमारे सिपाहियों ने लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अंग्रेज सरकार की निगाह में हेनरी हैवलॉक ने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए थे जिसकी वजह से उनको सर की उपाधि मिली और बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि उस सड़क का नाम हैवलॉक रोड रखा गया। अब एक बात देखिए कि मैं छोटा सा बच्चा था बहुत, तो मुझे इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आई। हां, यह समझ में आया कि हैवलॉक कोई इंसान था जो अंग्रेजों के लिए लड़ता था, हमारे भारतीयों के खिलाफ लड़ता था। तो जो नाम हैवलॉक है वो उस बच्चे के मन में अंग्रेज सरकार और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का प्रतीक बन गया। ये कितना सही था हिस्टोरिकल या नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हैवलॉक नाम मेरे मन में एक अत्याचारी अंग्रेज का प्रतीक बन गया। और इसका एक कारण यह भी रहा कि एक और किस्सा मेरे पिताजी ने बयान किया जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कानपुर पर कब्जा किया था हैवलॉक ने, तो कानपुर में कब्जा करने के बाद उन्होंने हमारे भारतीयों से कुछ बदले लिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा सत्ती चौरा कांड क्या था, बीबी घर कांड क्या था। वो ऐसे कांड थे जिनमें अंग्रेजों पर आक्रमण हुए थे, तो उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज लोग बहुत गुस्साए हुए थे। तो उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, और एक चीज जो अत्याचार की पराकाष्ठा है वो ये थी जो मेरे मन में रह गई कि 133 भारतीयों को उन्होंने बिना मुकदमा चलाए बरगद के पेड़ पर लटका के फांसी दे दी। वो बरगद का पेड़ अभी है या नहीं, लेकिन वो जगह अभी भी है, शायद नाना साहब पार्क या ऐसा कुछ नाम है कानपुर में, बूढ़ा बरगद के नाम से वो जाना जाता है। 133 लोगों को फांसी दे दी गई। उनमें से बहुत सी लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया और बहुत सी लाशों को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कई दिन बीत गए, वो लाशें सड़ती रहीं। उनके परिजनों को उनकी लाशों को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पास भी नहीं आने दिया गया। इस तरह के बहुत अत्याचार जैसे जैसे बड़ा हुआ सुनता रहा। बरेली में 200 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई ऐसे ही बरगद पर लटकाकर। 3 साल बाद 1860 में भारत के कई कोनों में बरगद के पेड़ों पर लटकाकर बहुत लोगों को फांसी दी गई। सतारा में, ढाका में जो भारत का हिस्सा था, और बहुत सी जगह हैं। तो जैसे मैंने कहा उस बच्चे को बहुत सारी डिटेल समझ में नहीं आए, लेकिन 2 चीज दिमाग में रह गई, हैवलॉक और वो बरगद के पेड़ पर लटकाए हुए हमारे लोग। मैं ये सोचता था, मैं पूछता था पिताजी से अपने कि क्या गलती थी हमारे लोगों की? क्या अपने देश में आजाद होकर रहना, उस चीज को मांगना, वो गलती थी? वो क्या इतनी बड़ी गलती थी कि हमारे लोगों को फांसी पे लटका दिया जाए पेड़ पर? तो मैं उसी विचार के साथ बड़ा हुआ। हालांकि इन सब चीजों की वजह से मुझे इतिहास में बहुत रुचि हो गई, हिस्ट्री में। और जैसे मैंने पहले कहा, इतिहास को मैंने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, और सारे तार सुलझते चले गए, सारी चीजें पता लग गई। लेकिन फिर भी जो इंप्रेशनेबल माइंड पे 2 चीज आ गई थी, हैवलॉक और वो फांसी। हालांकि ये कहा जाता है कि हैवलॉक उस फांसी और उस अत्याचार के फेवर में नहीं थे, वो तो कानपुर छोड़ के चले गए थे कोई कर्नल नील के हाथ छोड़कर, और उन्होंने ये सब किया था। हैवलॉक को तो जब पता लगा था तो उसके खिलाफ थे, ऐसा सुनने में आता है, मुझे मालूम नहीं है ये चीज। लेकिन फिर भी हैवलॉक उस अंग्रेज सरकार के अत्याचारों का प्रतीक बन गए मेरे मन में। फिर मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे, और बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद मुझे पहली बार जब लंदन जाने का मौका मिला, तो जैसे बाकी लोग जगह जगह घूमते हैं, मैं भी अपने काम से थोड़ा फुर्सत पाकर लंदन घूमने निकला। और लंदन की एक मशहूर जगह है जहां लगभग सभी टूरिस्ट जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे जो लंदन गए होंगे, ट्रफलगर स्क्वायर। बड़ी खूबसूरत सा स्क्वायर है, चौक है, वहां फव्वारे हैं, मूर्तियां हैं शेरों की, और भी कुछ मूर्तियां हैं। तो वहां मैं भी आनंद ले रहा था। अचानक मेरी निगाह एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। मैं सामने गया, शुरू में ही है वो मूर्ति, सामने गया और उस मूर्ति को देखता हूं कि एक आर्मी ऑफिसर तन के उस पर खड़े हुए हैं, अपनी बेल्ट पे ऐसे हाथ लगा के बड़े रौब के साथ खड़े हुए हैं। मैंने नीचे निगाह की, नाम देखा, सर
हेनरी हैवलॉक, और मेरे होश उड़ गए। आप लोग भी देखिए उस मूर्ति को, और आप लोग भी देखिए कि उस पे हैवलॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मूर्ति वहां स्थापित की गई सम्मान देने के लिए हेनरी हैवलॉक को। मेरा खून खौल उठा उस समय, मुझे बचपन की वो याद आ गई बातें कि ये हैवलॉक अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के प्रतीक, इनको इतना सम्मान। ट्रैफलगर स्क्वायर में इनकी मूर्ति खड़ी है, जैसे हंस रही हो हम लोगों के ऊपर। और देखिए, उस मूर्ति में नीचे हैवलॉक द्वारा कहे गए शब्द लिखे हैं जो उन्होंने अपने सिपाहियों के लिए लिखे थे। वो लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे सिपाहियों, तुम लोगों ने जो कष्ट उठाए, तुम लोगों ने जो भुखमरी झेली, तुम लोगों ने जो तकलीफें उठाई, उसके लिए ये देश, ये ब्रिटेन, ये इंग्लैंड सदा आभारी रहेगा और ये सब भूला नहीं जाएगा। आभारी है देश, आभारी है इंग्लैंड उन सिपाहियों के लिए जिन सिपाहियों ने हमारे भारतीयों को कुचल दिया, भारतीयों पर अत्याचार किए। तो वो जो क्षण थे जब पहली बार मैंने उस मूर्ति को देखा, मैं एकदम बच्चा बन गया था, पुराने जमाने का। खून खौल उठा। फिर मैंने अपने को नियंत्रित किया, अपने को समझाया, जमाना बदल चुका है, भारत को आजाद हुए बहुत साल हो चुके हैं, समीकरण बदल चुके हैं, अब दुनिया वो नहीं है जो तब थी, बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं आगे बढ़ा। अगले दिन एक मीटिंग थी मेरी, दोबारा से ऑफिशियल काम में लग गया। अगले दिन मीटिंग थी, और मीटिंग के दौरान जब लंच का वक्त आया तो हम सब बैठकर लंच कर रहे थे। मेरे मेजबान होस्ट ऑब्वियसली अंग्रेज थे, और चूंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे एक डिश परोसी गई जिसे जैकेट पोटैटो कहते हैं। उबला हुआ आलू होता है छिलके के साथ। तो मैं उससे जूझ रहा था, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे इसमें नमक डाल के, कुछ डाल के थोड़ा टेस्ट, थोड़ा स्वाद पैदा किया। तो उस आलू से जूझते जूझते, जैकेट पोटैटो से, मैं ये किस्सा जो आप लोगों को सुना रहा हूं इस समय, उन अंग्रेजों को सुना रहा था कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे बचपन में हुआ था, और चांस के बाद देखिए कल मैं ट्रैफलगर स्क्वायर पे था तो मैंने ये देखा। तो जब मैं उन्हें बता रहा था, अचानक मुझे ये आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि जैसे हॉल में जहां हम बैठे लंच कर रहे थे, एक सन्नाटा सा छा गया है, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, सूची पटक सन्नाटा। मैंने सिर उठा के देखा कि क्या हुआ, तो देखता हूं कि जितने भी अंग्रेज थे वहां पे, उनमें ज्यादातर लोग अपने खाना छोड़ के, अपनी छुरी कांटे छोड़कर सिर झुकाए बैठे थे। एक दो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खा रहे थे अनमने मन से, लेकिन जैसे उनके शरीर में जान न रही हो, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। मैंने कहा शायद मुझसे जो गलती हो गई। मैंने कहा अरे क्या मुझसे जो गलती हो गई है, आप लोग इतने चुप कैसे हो गए हैं इतने। तो तब उन अंग्रेजों में जो सबसे सीनियर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोले, नहीं मनोज, आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो हमारे पूर्वजों से हुई थी। हमने सुनी है बातें, और आज आपने जिस अंदाज में बयान किया, हमें शर्मिंदगी हो आई। हम शर्मिंदा हैं मनोज कि हमारे पूर्वजों ने इतने अत्याचार आपके भारतवासियों में किए। तो मैं जो कर सकता था उससे मैंने किया। मैंने कहा नहीं, अरे ऐसा क्यों सोचते हैं, आप लोगों ने थोड़ी किया है, वो जमाना बीत गया, चलिए भूल दे उन बातों को। और फिर ये कह के मैंने उन्हें कुछ और किस्से सुनाने शुरू किए, वातावरण को हल्का करने के लिए। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि हम जब बड़े हुए, हमने जो किस्से सुने हैं, हमारा खून खौलता था। हमने सुना है ऐसे ऐसे कुर्बानियां हमारे देशवासियों ने दी हैं जो हमने सिर्फ सुनी है। आप लोग चाह कर भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आजादी जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी क्या कीमत हमारे देशवासियों ने चुकाई है, क्या कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई है। वो कीमत छोटी नहीं थी। लोगों ने सिर्फ अपनी जानें ही नहीं दी हैं, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानियां दे दी, अपनी हसरतें दे दी, अपनी भावनाएं दे दी, अपने परिवार कुर्बान कर दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ उस एक आस के लिए कि एक दिन गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, एक दिन हमारा देश और हमारे आने वाली पीढ़ियां आजादी की हवा में सांस लेंगी। वो कीमत उन्होंने चुकाई है इस छोटी सी आस पे टिक कर। और आज क्या हम कभी परवाह भी करते हैं कि इस आजादी को, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे ही देशवासियों ने, हमारे ही पूर्वजों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। खासतौर से नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, इस आजादी को हल्के में न लें। तो क्या करें? देखिए, आजकल हमारे देश में एक अच्छी बात यह हुई है कि हमारे देश में बहुत से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म की तरफ और ज्यादा आकर्षित हुए हैं इन दिनों। हिंदू धर्म या सनातन धर्म, बड़ी अच्छी बात है। तो उसी धर्म के एक धर्म ग्रंथ वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूं, संस्कृत में लिखा हुआ, जिसकी दूसरी लाइन है, उसमें रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कुछ बात। तो उसकी दूसरी लाइन ये है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि
जननी यानी हमारी मां, हमें जन्म देने वाली मां, वो और हमारी जन्मभूमि यानी हमारी मातृभूमि, हमारा भारत देश, ये दोनों स्वर्ग से भी ऊपर स्थान रखते हैं। यह कहा गया है हमारे धर्म में, स्वर्ग से भी ऊपर स्थान रखते हैं। स्वर्ग क्या है? जहां देवी देवता निवास करते हैं। यानी एक तरह से भगवान से भी ऊपर अगर दर्जा है तो हमारी मां का है, और हमारी मातृभूमि का है, हमारी भारत माता का है। तो अगली बार जब आप अपने भगवान के सामने सिर झुकाएं, श्री राम के सामने, श्री कृष्ण के सामने, शिव जी के सामने, तो याद रखें इनसे भी ऊपर दर्जा दिया गया है हमारे भारत देश को, हमारी मातृभूमि को। तो जिस तरह से आप अपने भगवान का अपमान नहीं कर सकते, उस तरह से आप अपने देश का भी अपमान नहीं कर सकते हैं। तो आइए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे देश के खिलाफ हो, जो हमारे देशवासियों के खिलाफ हो। हम 1947 से पहले तो नहीं जा सकते, हम अपनी देशभक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यह तो कर सकते हैं कि स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र जो हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत देश है, हमारी भारत माता है, उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम ऐसा कोई निर्णय ना लें, ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे देशवासियों के खिलाफ हो। बस दोस्तों, आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा, अब गला रुध रहा है, आंखें और आंसू नहीं रोक पाएंगी। तो यहीं आपसे विदा लेता हूं, वाणी को विराम कहता हूं। बस यही कहूंगा कि जय हिंद, भारत माता की जय।